वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं मेल सब फर्टिलिटी के हवाले से या औलाद ना होने के जो मर्दाना जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो मेडिकल प्रॉब्लम्स है, उसके हवाले से बात हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सईद इम्तियाज़ अली साहब। और डॉक्टर साहब ये बताइए, ब्रेक पे जाने से एक तो कॉलर्स भी थे और तमाम कॉलर्स को एक बात मैं कहूँगा कि हम आपके सवालात जो हैं, जो अभी हम जिस तरतीब से चल रहे हैं, आपके सवालात उसी तरतीब से आते जाएंगे, तो उसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। डॉक्टर साहब ये बताइए, कॉजेज़ जो आपने कही 40% मेल, अमूमन कौन कौन से कॉमन कॉजेज़ हैं जो कि मेल सब फर्टिलिटी का सबब बनते हैं? अगर आप इनको डिफाइन कर दें प्री टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर और पोस्ट टेस्टिकुलर में, तो इससे ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी लोगों के समझने के लिए भी और हमारे लिए भी। ठीक है। प्री टेस्टिकुलर कॉजेज़ वो होते हैं जिसमें हार्मोनल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, ये ब्रेन से ये सारा एक्सेस कंट्रोल हो रहा है। ठीक है। रिप्रोडक्टिव एक्सेस जो है ये हाइपोथैलेमिक, पिट्यूटरी, गोनेडल एक्सेस है। यानी हाइपोथैलेमस यानी दिमागी दिमाग से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो नहीं निकल गोनेड्स पे, जो नहीं निकल रहे किसी भी वजह से। उसमें कोई ट्यूमर्स हो सकते हैं, कोई और बीमारियां हो सकती हैं जो ये कॉज कर सकती हैं। टेस्टिकुलर कॉजेज को मैं ज्यादा टेस्टिकल्स में जहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन होती है। जी एग्जैक्टली, स्क्रोटम में जो 2 टेस्टिस होती हैं। अब हम उन पे आते हैं जो मेन कॉजेज हैं। हम जो डायग्नोस्टिक वर्कअप मेल का शुरू करते हैं वो हिस्ट्री से करते हैं, जिस तरह किसी भी और मर्ज में करते हैं। हिस्ट्री में आप ये देखिए कि कहीं उसकी कोई सर्जरी तो नहीं हुई, उसकी फैमिली हिस्ट्री में कोई और बीमारियां इस तरह की, हाइपोगोनाडिज्म तो नहीं है। सर्जरीज में जो ज़्यादा कॉमन चीज़ें हम एम्फेसाइज करते हैं वो ये है कि ये दोनों टेस्टिस जो हैं ये एट द टाइम ऑफ बर्थ नीचे स्क्रोटम में पहुंच जाते हैं। ठीक है। क्रिप्टोऑर्काइडिज्म एक बीमारी है जिसमें टेस्टिस जो हैं दे फेल टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम। अगर यूनिलैटरल हो तो काउंट कुछ कम होगा, यानी एक तरफ का। अगर दोनों तरफ का हो तो वो एडवर्सली स्पर्म काउंट को इफेक्ट करता है। टेस्टोस्टेरोन उसमें नॉर्मल होगा, ठीक है, मगर स्पर्म काउंट जो है वो ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। इसके अलावा जो है ग्रॉइन हर्नियाज यानी इंग्वाइनल हर्नियाज की अगर कोई सर्जरी हुई है, कहीं उस इलाके में चोट लगी है, या रिट्रोपेरिटोनियल कोई सर्जरी हुई है या प्रोस्टेट की सर्जरी हुई है, तो उन वजूहात की वजह से भी स्पर्म काउंट जो है। अच्छा, एक चीज होती है कि हाइड्रोसील और वेरिकोसील। जी एग्जैक्टली। ये क्या चीज होती है? हाइड्रोसील टेस्टिस के गिर्द जो एक झिल्ली होती है, उसमें अगर पानी भर जाए, फ्लूइड अकोमुलेशन अराउंड द टेस्टिस इज कॉल्ड हाइड्रोसील। तो क्या वो मेल सब आमतौर पे नहीं, आमतौर पे नहीं। जो वेरिकोसील है इसको मैं एम्फेसाइज करूंगा। वेरिकोसील जो है ये जो ब्लड टेस्टिस से वापस जिस्म की तरफ जा रहा होता है, वो कुछ वेन्स के जरिए जाता है। उन टेस्टिकुलर वेन्स में अगर रुकावट या डायलेटेशन हो जाए, सोजन पैदा हो जाए, तो लेफ्ट टेस्टिस में आमतौर पर 90% केसेस में बाएं तरफ होता है, मगर दोनों तरफ भी हो सकता है। एक सवाल भी आया था वेरिकोसील का, जो कि कह रहे थे कि जी हमें जो है वो चलने फिरने भी मुश्किल हो रही है। ये जो मैं यहाँ पे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि कुदरत ने टेस्टिस जिस्म से बाहर इसलिए रखे हैं क्योंकि कुदरत को ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, यानी जो स्पर्म की प्रोडक्शन है, ये टेम्परेचर चाहती है अबाउट 2 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड कूलर देन द बॉडी टेम्परेचर। अच्छा, ओके। दैट इज द व्हाई दे आर आउटसाइड द बॉडी। कोई भी ऐसी वजह जिसकी वजह से इफ दे आर क्लोजली अप्लाइड टू द बॉडी, लाइक टाइट अंडरवेयर्स, टाइट जीन्स, हॉट बाथ, सोनास, जकूजीज, मोटर बाइक्स, मोटर राइड्स फॉर लॉन्ग टाइम, और वेरिकोसील। यानी वेरिकोसील ये टेस्टिकुलर वेन्स जो हैं दे आर ब्लॉक्ड, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से दे हीट द टेस्टिस। इससे भी मेल एग्जैक्टली बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल सब फर्टिलिटी के लिए है। और इसकी करेक्शन के बाद इसकी अच्छी बात यह है कि इसका ऑपरेशन एक तो बड़ा सिंपल है, और इसकी करेक्शन के 3 से 6 महीने के अंदर स्पर्म काउंट में हम बेहतरी अच्छा, अली साहब हैं कराची से, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक है। मेरा सवाल है कि जो है मेरे वेरिकोसली का प्रॉब्लम है, और जी बेसिकली मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था और उसमें मिनिमल टू माइल्ड लेफ्ट साइडेड वेरिकोसली सीन एट स्कैन टाइम, प्रोमिनेंट लेफ्ट साइडेड वाज डिफरेंट सीन, नो एविडेंस ऑफ हाइड्रोसोली सीन एट स्कैन टाइम, ये हुआ है। जो है इसमें मेरी भी शादी नहीं हुई है, इसलिए आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। तो मैं आगे फर्दर इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं
जी बता देते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इनको क्योंकि वेरिकोसील चल रही बिल्कुल वेरिकोसील ही बात चल रही थी, बिल्कुल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और मॉडरेट वेरिकोसील देखें, बहुत सिंपल से इसके ग्रेड्स हैं, ग्रेड 1 to 3। ग्रेड 3 वेरिकोसील वो है जिसमें आपको दूर से नजर आ जाता है टेस्टिस थोड़ा सा लेफ्ट साइड वाला। डॉक्टर को नजर आ जाता है, पेशेंट भी ओके। पेशेंट भी देख सकता है। पेशेंट बताता है कि डॉक्टर साहब ये बैक ऑफ वॉर्म्स लाइक फीलिंग, यानी थैले के अंदर जैसे कोई केचुए वॉर्म्स। तो ये अगर कोई इस तरह की चीज महसूस हो रही है, जैसे इन्होंने बताया कि इनको माइल्ड टू मॉडरेट वेरिकोसील, तो इसकी करेक्शन करवानी चाहिए, इनकी करेक्शन इनको इंडिकेट। और कितने परसेंट सक्सेसफुल है? अच्छी खासी सक्सेस है। चलें जी, अली साहब, वकास साहब, आप लोगों को डॉक्टर साहब ने कहा कि सर्जरी करवा लीजिए, जान छुटेगी। सहर साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम। सहर साहब, सहर साहब लाइन पे हैं या कॉल ड्रॉप हो चुकी है? आई एम सॉरी सहर, आप दोबारा कॉल कर लीजिए। डॉक्टर साहब अब ये बताइए, टेस्टिकल प्रॉब्लम से बाहर आते हैं, अब ये बताइए कि एक चीज़ करवाई जाती है फर्टिलिटी में, सीमेन एनालिसिस, जो कि अभी जो अकील साहब की कॉल आई, खालिद साहब की कॉल आई और जिया साहिबा की जो कॉल आई उनके हस्बैंड के लिए, ये सीमेन एनालिसिस क्यों कराते हैं और स्पर्म्स क्या होते हैं और कितने नॉर्मल होने चाहिए, सारी बातें बताएं। जी बिल्कुल, मैं सिर्फ लिस्ट कंप्लीट कर दूं कि हिस्ट्री के बाद फिजिकल एग्जामिनेशन में कुछ चीज़ें देखनी है हमें। ठीक है। और उसके बाद जो तीसरा कॉर्नर स्टोन है मेल डायग्नोसिस का, वो सीमेन एनालिसिस। ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने पेशेंट को एग्जामिन करना है और कुछ चीज़ें उसमें लाजमी देखनी है। उनके जवाबात फ़ोन पे नहीं दिए जा सकते या ऑनलाइन नहीं दिए जा सकते। कुछ चीज़ें लाइक टेस्टिकुलर, पैराटेस्टिकुलर अपरेटस है, वो देखा जाएगा। ठीक है। तीसरा कॉर्नर स्टोन जो मेल डायग्नोसिस में आता है मेल इनफर्टिलिटी के लिए, दैट इज सीमेन एनालिसिस। सीमेन एनालिसिस जो है वो 3 to 5 डेज ऑफ एब्स्टिनेंस के बाद किया जाता है और कलेक्शन प्रेफरेबली लेबोरेटरी में हो, इमीडिएटली एग्जामिन किया जाएगा और 4-5 पैरामीटर्स हैं जो सीमेन एनालिसिस में देखे जाते हैं। इसमें सीमेन का वॉल्यूम है, सीमेन का स्पर्म काउंट है, मॉर्फोलॉजी है, मोटिलिटी है। ये वो चीजें हैं जो कि और एक क्रूगर क्राइटेरिया है, ये एक WHO की नॉर्मल फॉर्म्स हैं। अगर वो कुछ क्रूगर क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतर रहे हैं तो हम उसको तो ये नॉर्मल वॉल्यूम कितना होना चाहिए? नॉर्मल वॉल्यूम 2 to 5 ml तकरीबन। 2 to 5 ml। स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए? 20 मिलियन पर ml से ज्यादा। 20 मिलियन पर ml से ज्यादा। एक जवाब दूंगा, 2 ml वाली जो हैं जिनकी मोटिलिटी 10 से 50% हो गई हकीमी इलाज से। हकीमी इलाज को थोड़ा सा, माजरत के साथ मैं थोड़ा सा हट रहा हूँ टॉपिक से, मैं थोड़ा सा जो है इसको एलोबरेट कर दूं कि इलाज उससे कराइए जिसका एटलीस्ट कोई एजुकेशनल ये तो कह रही है मोर्टेलिटी बढ़ गई, 10 से 50% हो गई। मोटिलिटी जो है, कोई स्ट्रेस का एलिमेंट अगर ख़त्म हो जाए, कोई आप विटामिन ई दे दें या कोई स्ट्रेसफुल एलिमेंट, देखिए जो बुखार होते हैं ना, नॉर्मल बुखार, हाई ग्रेड फीवर्स, उसमें भी, या स्ट्रेस, पोस्टिंग्स, चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर, कोई मैरिटल स्ट्रेस, उसके साथ भी स्पर्म काउंट जो है वो कम और ज्यादा हो सकता है, मोटिलिटी भी बढ़ और कम हो सकती है। तो लिहाजा हम जो है ये देखना बहुत जरूरी है। जैसे बहुत सारे लोग ये एडवोकेट करते हैं कि हर्बल दवाइयां जो हैं वो उनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। मैंने ऐसे पेशेंट्स एटलीस्ट मैं हर 2-3 महीने बाद एक जरूर देखता हूं जो अनएक्सप्लेन्ड दवाइयों के साथ दे गो इनटू रीनल फेल्योर और लैंड इनटू कॉम्प्लिकेशंस। डॉक्टर साहब मजीद बातें करेंगे, 2 कॉल लेते हैं। सहर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। सहर साहिबा दोबारा लाइन पे मौजूद हैं या कॉल दोबारा ड्रॉप हो चुकी है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहिबा? जी डॉक्टर शहजाद बात कर रहे हैं? जी बात कर रहा हूँ, कौन साहिबा? जी सहर बात कर जी सहर साहिबा जनाब। जी हम आपसे, हमें हेल्प की जरूरत थी। जी प्लीज। इनफर्टिलिटी की वजह से हमारे यहाँ बेबी नहीं डिलीवर हुआ। आप जरा टीवी को वॉल्यूम बंद कर दें, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सहर साहिबा। जी टीवी को वॉल्यूम बंद कर दीजिए काइंडली। मैं दरखास्त करूंगा तमाम व्यूअर्स से, प्लीज वॉल्यूम बंद कर दिया करें। जी जनाब। जी तो वो इनफर्टिलिटी की वजह से, मेल इनफर्टिलिटी की वजह से हमारे यहाँ बेबी डिलीवर नहीं हुआ। शादी को 17 साल हो गए। 17 साल? जी। तो हस्बैंड को हेपेटाइटिस हो गया था, तो उसके बाद जो है वो रिजल्ट उनका सही नहीं आया। डॉक्टर्स ने उनके रिजल्ट वगैरह बहुत सारे करवाए थे। जी
और शुरू में ही, शादी के शुरू में भी मतलब किया था, तो वो मोर्टेलिटी का ही मसला आ रहा था। कितने, अब क्या था उनका मोर्टेलिटी? तो उन्होंने अब तो काफी लेट हो गया, मुझे याद नहीं है, लेकिन हम आज ये चाहते हैं जी कि हम एक बेबी अडॉप्ट करना चाहते हैं। कर लीजिए, तो इससे अच्छी बात क्या होगी भाई? तो इसमें आप हमारी हेल्प कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए वो इदारे जहाँ पे जो ऑर्फनेजेस हैं, आप उनसे कांटेक्ट, जो ऑर्फनेजेस हैं जहाँ पे वो बच्चे जो क्या कहते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते, जो इदारे उनकी निगहदाश्त कर रहे होते हैं, आप उनसे रब्ता कर लीजिए। और आपका एक बात, बड़ी बात है कि आपने सही फैसला कर लिया है, ठीक है, और ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए। और मेरी दुआएं कि अल्लाह ताला आपको एक अच्छी सी औलाद थ्रू एडॉप्शन आपको मिल जाए, ठीक है। बहुत शुक्रिया। मिसेस शाहिद ने लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम मिसेस शाहिद। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक। हमारी 2 बेटियां हैं माशाल्लाह जी। उसे 15 साल की हमारी छोटी बेटी है। उसके बाद मेरे हस्बैंड का जोस्पर्मिया आता है, काफी इलाज करवाया है। एज कितनी है? आपकी एज कितनी? आपके हस्बैंड की एज कितनी है अभी? 45। और आपकी एज कितनी है? 37। 37 जी। हाँ जी, तो इसका कोई हल? ठीक है, हमने इलाज काफी करवाया है जोस्पर्मिया। ठीक है। एजोस्पर्मिया, पहली बात तो आप जरूर जानना चाहेंगे लोग क्या एजोस्पर्मिया क्या होता है। मजीद बातें करेंगे, आपके तमाम सवालात का जवाब भी देंगे, लेकिन जा रहे हैं छोटे से ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा।